हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और आज है 16 जुलाई। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, करंट अफेयर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो याद रखिए कि हर डायमेंशन से उसको कवर करना है, चाहे फिर वो ज्योग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर कहीं ना कहीं वो साइंस को टच करे, तो भी हम लोग को हर डायमेंशन क्लियर करना है। यहां तक कि जब आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो जितने ज्यादा डायमेंशंस आप लोग टच करेंगे उतने ही मार्क्स जो है वो गेन करते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो कभी भी रुकना नहीं है, और गलती इंसान से ही होती है। यदि आपने एक गलती की है, असफलता पाई है, तो आप लोगों को फिर से उठ खड़ा होना है अगली सफलता पाने के लिए। और इस बार भागना है, रुकना नहीं है। जीवन संक्षिप्त है, छोटा है जीवन, और इसमें जो सार छिपा है वो सार तत्व यही है कि समाज के लिए कुछ करें, अपने पेरेंट्स जो हैं उनके लिए कुछ करें, और इस दुनिया के सामने हम जो हैं, इस सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। स्टडी ग्लोव्स की लर्निंग ऐप जो है इसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, और उस पर बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग सिर्फ 50 जो है वो ये कोड यूज कीजिए, और 50% का जो डिस्काउंट है वो अवेल आप लोगों के लिए हो जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ और साथ में जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका एक क्विज जो है वो अवेलेबल रहेगा, तो वहां पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 15 जुलाई की करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए सतलुज जल निगम के साथ में 130 करोड़ डॉलर का समझौता किया है? तो वो है नेपाल। रूस की स्पुतनिक वी का निर्माण सितंबर तक भारत की कौन सी संस्था करेगी? तो वो कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है? तो वो है भूटान। मकरू नदी कहां पर स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है, जहां पर 45 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज जो है इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित करने के लिए रामप्पा मंदिर जो है वो कहां स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। मातृ कवचम योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये राज्य किस राज्य सरकार की है? यह है केरल की, जिसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, इनका संबंध क्रिकेट से था। हाल ही में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो हेनरिटा फोर जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? हरियाणा के अंदर किया जाएगा। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले क्रिस गेल बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? तो वो है 10%। हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बिजली चमकने से सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई हैं? तो वो है बिहार। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सैयद उस्मान अजहर मकसूदी को सम्मानित किया गया है। ये कल का स्टडी ग्लोव्स क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है 2020 में, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आप लोगों के कमेंट सेक्शन को मैंने देखा था, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों ने आंसर किए थे, और कुछ टाइम में मैं आप लोगों के जिन्होंने करेक्ट आंसर किए उनके नाम भी शो करने लग जाऊंगा। तो इसकी भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 10th। 16 जुलाई की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिए कि मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे क्वेश्चंस अलग भले ही हैं, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस के अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, और एक कंसेप्ट आप लोग को आंसर राइटिंग में काम में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। विश्व की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन सोबराना 2 जो है वो किस देश के द्वारा डेवलप की गई है? तो वो क्यूबा के द्वारा डेवलप की गई है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं क्यूबा की, कि वो कहां पर स्थित है, और भारत और क्यूबा के क्या रिलेशंस हैं उनको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, विश्व की पहली वैक्सीन है तो हम लोग समझेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है। क्यूबा की लोकेशन हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज सोबराना 2।
क्यूबास कोविड वैक्सीन कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखिए कि क्यूबा विल बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19। तो यहाँ पर हम लोग क्यूबा की लोकेशन देखते हैं, तो क्यूबा जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो जो कैरेबियन जो देश हैं उनके अंदर क्यूबा भी काउंट होता है। तो कैरेबियन सी जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कौन सी घास जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर स्थित है, बहामास यहाँ पर स्थित है। यहाँ में कुछ देश जो है वो आप लोग को बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए एक इसको नोट कीजिए, डोमिनिका, इसके साथ में फिर यहाँ पर देखिए एंटीगुआ, ये जो है ये है एंटीगुआ, ठीक है। इसके साथ में ही डोमिनिका के बाद में अभी हमने कौन सा किया था, अभी क्यूबा किया था, ठीक है। फिर डोमिनिका रिपब्लिक यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में फिर देखिए पुर्ता रिको। तो आप लोगों ने मेहुल चोकसी का नाम सुना होगा। तो मेहुल चोकसी जब फ्रॉड करके गया था तो उसने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। उसके बाद में फिर वो कहां भाग गया था, डोमिनिका देश के अंदर भाग गया था, और वहीं जो है वो उसका मामला चल रहा है। तो आप लोग मेहुल चोकसी और इसके साथ में उसका जो भांजा है नीरव मोदी, दोनों का नाम याद रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक स्पेशल लेक्चर जो था वो भी इनके ऊपर लिया था। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोब्राना 2 जो है ये क्या वैक्सीन है, कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 डोज जो है वो इसकी लगाई जाती है। बेसिकली या तो सिंगल डोज हमने सुना है या फिर डबल डोज। जैसे सिंगल डोज है किसकी, जॉनसन एंड जॉनसन की है, स्पुतनिक लाइट की है। जैसे 2 डोज जो है किसकी, कोविशील्ड की है, कोवैक्सीन की है, स्पुतनिक वी की है, वो भी 2 डोज है। लेकिन यहाँ पर 3 डोज हैं। पहली डोज आपने लगा ली है तो 28 दिन बाद फिर दूसरी डोज लगेगी, और 56 दिन बाद तीसरी डोज लगेगी। लेकिन 2 डोज जो है वो तो है सोब्राना प्लस की, और जो तीसरी डोज है वो है सोब्राना 2 जो है इसकी 2 डोज हैं, और सोब्राना प्लस जो है इसकी एक सिंगल डोज है। अब यहाँ पर ये दूसरी वैक्सीन से अलग क्यों है वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर इसकी एफिकेसी रेट जो है वो तीनों वैक्सीन लगाने के बाद 91.2% यहाँ पर एफिकेसी रेट मानी जाती है। जैसे हम लोग कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड की जो एफिकेसी रेट है वो 82% जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉन्जुगेट वैक्सीन होती क्या है। सबसे पहले इस वर्ड का मीन्स आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये तो है ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल के अंदर कोरोना वायरस जब एंटर करता है तो कोरोना वायरस के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन्स रहते हैं। तो यही स्पाइक प्रोटीन्स क्या करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन सेल है इसके साथ में अटैच हो जाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे ये यहाँ पर अटैच ही ना हो सके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज, यहाँ पे जो आप लोग मूवेबल ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं एंटीबॉडीज। तो बीच में इन दोनों के बीच में एंटीबॉडीज जो है वो क्या हो जाता है, यहां पर आकर बन जाता है। तो जब भी हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडीज जो है वो क्या होता है कि इन स्पाइक प्रोटीन और ह्यूमन सेल के बीच में एक डिस्कनेक्टर का काम करता है, मतलब कनेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब कॉन्जुगेट वैक्सीन का मीन समझिए। बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ महीनों बाद ही जो है वो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। तो यहाँ पर क्यूबा के जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया है कि जो वैक्सीन है उसके साथ में टिटनेस का जो इंजेक्शन है इसको मिक्स करके और फिर नई वैक्सीन बनाई है, जिसकी एफिकेसी रेट जो है वो क्या हो गई है, दुगनी हो गई है। और इसे ही कहा गया है कॉन्जुगेट वैक्सीन। और लैटिन अमेरिका के अंदर वैक्सीन निर्माता करने वाला पहला जो देश है वो क्यूबा, और क्यूबा को हम लोग कहते हैं क्या, चीनी का कटोरा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को कि कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है। चलिए क्यूबा के बारे में हम लोग देखें तो क्यूबा की कैपिटल क्या है, वो है हवाना, और यहाँ की पॉपुलेशन 1.13 करोड़ है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। हवाना इसकी कैपिटल है और एक कैरिबियन ये कंट्री है। यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है वो है स्पेनिश, और करेंसी जो है वो है कौन सी, क्यूबन पैसो। यहाँ पर यदि इंडिया और क्यूबा के रिलेशंस की हम लोग बात करें तो काफी अच्छे रिलेशन जो हैं वो क्यूबा के साथ इंडिया मेंटेन करता है। क्यों करता है, सबसे पहली बात कि जितनी भी वेस्ट इंडीज जो आइलैंड की कंट्रीज है वो जो भी कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी ज्यादा करती हैं। जैसे हम लोग बात करें एंटीगुआ की ही बात करें तो एंटीगुआ से हम लोग मेहुल चोकसी को क्यों नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि भारत और एंटीगुआ के
बीच में जो है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो साइन नहीं थी। यदि वो साइन होती तो हम लोग मेहुल चोकसी को डायरेक्टली एंटीगुआ से ला सकते थे, लेकिन क्यूबा के साथ में ऐसी ट्रीटीज जो है वो हमने साइन कर रखी है। और काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया वो पहला कंट्री है जिसने क्यूबा को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था 1959 के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो इंडिया और क्यूबा के रिलेशन जो है वो काफी अच्छे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि विश्व का पहला खाड़ी देश कौन सा है, मतलब गल्फ कंट्री कौन सा है जिसमें इजराइल में दूतावास जो है उसने निर्मित किया है। तो जिसने इजराइल के अंदर दूतावास निर्मित किया है वो कौन सा है, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के अंदर अपना दूतावास एम्बेसी जो है वो निर्मित की है। तो यहां पर देखने की बात यह है कि गल्फ कंट्रीज ने यहां पर इजराइल के अंदर दूतावास निर्मित क्यों नहीं किया है, क्योंकि जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं वो अपोज करते हैं किसका, इजराइल का। यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो पहले जो न्यूज देख लीजिए, यूएई बिकम्स फर्स्ट गल्फ अरब कंट्री टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल। ठीक है, तो ये तो हो गई आप लोगों के लिए न्यूज जो कि वनडे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहती है। यहां पर हम लोग दो कंट्रीज जो हैं इनकी लोकेशन जो है वो समझना चाहते हैं। एक तो है हमारे पास में यूएई और दूसरा है बहरीन। बहरीन को आप लोग यहां पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने अलग मैप आप लोग के लिए दिखा दिया है। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा, और यहां पर है कौन सा, कतर। आप लोग देख रहे हैं ईरान और ओमान के बीच में एक वाटर स्ट्रेट है जिसको कहा जाता है हारमुज। हारमुज वाटर स्ट्रेट इन दोनों के बीच में है। और रिसेंटली आपको पता भी होगा कि अमेरिका ने जब थ्रेट किया था ईरान को, न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, ठीक है, तो उसके लिए ईरान ने क्या किया था कि ये जो हारमुज जल संधि है, वाटर स्ट्रेट है, इसको बंद कर दिया था। तो अमेरिका जो है वो ईरान से काफी नाराज है। ठीक है, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कंट्री हैं। यहां पर मैंने दो कंट्रीज बताई आपको, यूएई और बहरीन। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं, यहां आप लोग देख सकते हैं कि 14 मई 1948 को सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और उस समय प्रेसिडेंट जो थे वो हैरी ट्रूमैन थे। ठीक है, यहां पर आप लोग एक डेट और देख रहे हैं, 11 मई 1949। तो इजराइल वाज एडमिटेड एज द 59th, यानी कि 59वां देश जो था वो रिकॉग्नाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यहां पर हम लोग यूएई और बहरीन की बात कर रहे थे, और यूएई और बहरीन ने ऑफिशियली क्या किया था, इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि यूएन ने जो कंट्री की मान्यता दी है इजराइल को, उस चीज को एक्सेप्ट किया था यूएई और बहरीन ने। ठीक है, इसके साथ में सूडान थे, मोरक्को थे, और भूटान भी इसके साथ में शामिल थे। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 29 कंट्रीज हैव नेवर रिकॉग्नाइज इजराइल। तो इजराइल को वो एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उसमें मोस्ट ऑफ जो है वो अरब और मुस्लिम नेशन हैं। इसलिए आज तक जो है वो किसी भी देश ने, गल्फ कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज ने क्या किया, क्या नहीं किया कि इजराइल के अंदर कोई भी एम्बेसी जो थी वो नहीं बनाई थी। इसके लिए आप लोग को अब्राहम अकॉर्ड जो है वो भी समझने की जरूरत है। देखिए अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इजराइल, यूएई और जो यूनाइटेड स्टेट्स है इनके बीच में 13 अगस्त 2020 को एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था। उसके तहत क्या कहा गया था कि यूएई जो है, यूएई की फॉरेन मिनिस्टर, बहरीन की फॉरेन मिनिस्टर और इसके साथ में इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर जो है, इनके साथ में क्या हुआ था, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये पहले थे। ठीक है, तो अब कौन है, नेफ्ताली बेनेट जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या हुआ कि इन तीनों के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ कि यहां पर आप लोगों को एक मैप दिखाता हूं, तीनों के बीच में जो अकॉर्ड साइन हुआ कि ये जो हॉली लैंड है, ठीक है, कौन सा है, जेरूसलेम एक हॉली लैंड है। तो ये जो है ये क्या करेगा कि गाजा स्ट्रिप जो है, इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है, मतलब इसका जो विस्तार है, जो भी यहां पर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, या हम लोग बात करें इजराइल की और बात करें किसकी, वेस्ट बैंक की, जेरूसलेम की, तो इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और ये ट्रीटी, अब्राहम अकॉर्ड जो था वो इन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 सितंबर 2020 को ये साइन किया गया था। चलिए अरब का स्टैंड हम लोग देख लेते हैं। तो इजराइल के लिए उनका स्टैंड क्या है कि नो पीस विद इजराइल, नो टॉक्स विद इजराइल और नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अनुच्छेद 340 के तहत गठित ओबीसी आयोग का कार्य विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पर 31 जनवरी
2022 तक के लिए जो है वो विस्तार कर दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 क्या होता है? देखिए, आर्टिकल 340 देखिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के पास में अथॉरिटी रहती है कि वो एक ऐसा आयोग, एक ऐसा कमीशन जो है वो गठित कर सकते हैं बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग को आरक्षण के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और जनरल कैटेगरी है। ठीक है, तो एससी और एसटी को जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो उसके साथ में ही इनको क्या मिला था? इनको मिला था रिजर्वेशन। लेकिन बात करें हम लोग ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए सबसे पहले काका कालेलकर आयोग 1953 के अंदर गठित किया गया था। उसके बाद में फिर काका कालेलकर आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें ये कहा था कि बिल्कुल ओबीसी को जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उस समय जो रिकमेंडेशन थी उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन गठित किया गया। इसने भी अपनी रिपोर्ट दी 1980 के अंदर और अब भी जो थी वो रिकमेंडेशन लागू नहीं की गई। लेकिन 1990 आते आते जो मंडल कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन थी उनको क्या कर दिया गया था? इंप्लीमेंट कर दिया गया था, जिस समय वीपी सिंह की सरकार थी। और उसके बाद में अब यदि आज की स्थिति हम लोग देखें तो एसटी के लिए 7.5% जो है वो रिजर्वेशन है। इसके साथ में एससी के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27%, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और फिर 40.5% जो है वो रिजर्वेशन रिमेनिंग रह जाता है। यहाँ पर ओबीसी के जो सब कैटेगरीज हैं उनको स्टडी करने के लिए जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया था और इसी कमीशन की अब जो डेट्स हैं, मतलब जो एक्सटेंड मिला है वो 31 जनवरी तक इनको क्या मिल गया है? एक्सटेंड मिल गया है। यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे इंदिरा साहनी केस के बारे में, जो कि 1992 के अंदर हुआ था। इस केस के अंदर 50% की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको डिसाइड कर दिया गया था और यहां तक कि 16(4) जो है आर्टिकल, उसमें ये लिख दिया गया था कि जो भी प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन है वो प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग 50% के बारे में बात करेंगे। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा को ओबीसी के अंदर रखने की बात कही गई थी, उसमें रिजर्वेशन देने की बात थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कहते हुए रद्द कर दिया कि यदि मराठा को आरक्षण देते हैं तो फिर वो 50% को क्या करता है? क्रॉस करता है। और यदि क्रॉस करता है तो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था वो कहीं ना कहीं खराब होता है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। यहां पे हम लोग बात करें एनसीबीसी की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? भगवान लाल साहनी जो है वो चेयरपर्सन है। वनडे एग्जाम के लिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने आप लोग को बताया था जी रोहिणी कमेटी, इस कमेटी का नाम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में स्पेस राइस मिशन के तहत धान उगाने में सफलता प्राप्त की गई है? तो चाइना ने ऐसा किया है, बहुत ही बेहतरीन काम। देखिए, चाइना ने वर्ष 2020 के अंदर चंद्र मिशन के तहत धान के बीज जो थे वो अंतरिक्ष में भेजे थे। अब इन्होंने क्या किया कि 1987 में इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास के अंदर, उस एफर्ट के अंदर ये क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। लेकिन अब जो मिशन इन्होंने भेजा था उस मिशन का नाम भी आप लोग याद रखना, उस मिशन का नाम है चैंग। ठीक है, उस मिशन का नाम है चैंग 5। इस मिशन के तहत जो है, इस मिशन के ये जो है यान, इसके तहत स्पेस राइस मिशन को लॉन्च किया गया और चावल जो है इसको क्या किया गया है? वहां पर विकसित किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल के दाने जो हैं इनको क्या किया गया है? विकसित किया गया है और फिर चाइना की लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देश में पहली बार कौन से रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। अभी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा, तो बड़ी शानदार पिक्चर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो आज के दिन मतलब 16 जुलाई को इसका डिजिटल रूप से क्या करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये 5 स्टार होटल जो है वो गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर निर्मित की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तो है रेलवे जंक्शन और बिल्कुल यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ही क्या की गई है? 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। देखिए, यदि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो किसान रेल योजना जो है वो 7 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी।
जो भी किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, आलू हैं, ठीक है, जो भी फ्रूट्स हैं, इसके साथ में सब्जियां जो भी हैं, इनको खराब होने से बचाने के लिए जो मंडी तक पहुंचाना है, ठीक है, जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाना है, तो इसलिए किसान रेल चलाई गई थी योजना 7 अगस्त 2019 को। और इसके तहत पहली किसान रेल जो थी वो देवलाली से दानापुर चली थी। क्या बताया मैंने? एक बताया देवलाली और दूसरा बताया दानापुर। तो देवलाली जो है वो तो कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। और दानापुर जो है वो कहां स्थित है? बिहार के अंदर। तो ये तो थी पहली किसान रेल। जबकि हम लोग 100वीं किसान रेल की बात करें तो 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली थी। संगोला कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। और शालीमार जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। तो पहली किसान रेल और 100वीं किसान रेल जो है वो दोनों आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा में नेता जो है, लीडर, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली पीयूष गोयल जो है उनको अपॉइंट किया गया है थावरचंद गहलोत की जगह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि ओम बिरला जो हैं वो अभी क्या है? लोकसभा के अंदर स्पीकर हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे, देखते हैं इनके बारे में। यहां पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो लीडर हैं वो सबसे पहले कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर जो थे वो पहले थे। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो भी राज्यसभा के अंदर लीडर रह चुके हैं। चलिए यहां हम लोग बात कर लेते हैं 27-28 पर। थावरचंद गहलोत जो हैं वो इनसे पहले राज्यसभा के अंदर लीडर थे। और पीयूष गोयल जो हैं इनको अनाउंस कर दिया गया था 6 जुलाई 2021 को। लेकिन आज जो है इनको क्या की जाएगी? अपॉइंटमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के नाम जो है वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं ये राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं। और इनसे पहले गुलाब नबी आजाद थे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष कौन है? अभी स्पीकर तो हैं ओम बिरला, जबकि अधीर रंजन चौधरी जो कि पीएसी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, इनको क्या किया गया है? लोकसभा के अंदर अपोजिशन का लीडर बनाया गया है। चलिए, विश्व कौशल दिवस, वर्ल्ड स्किल डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। और 2014 में इसको मान्यता मिली थी। और तब से यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वर्ल्ड स्किल डे? कि जितने भी यूथ हैं इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको क्या किया जाए? स्किल्ड किया जाए। क्योंकि 2020 की ही हम लोग बात करें तो 2020 के अंदर जो रोजगार है इसके अंदर 8.7% जो है वो गिरावट दर्ज की गई थी। यहां हम लोग बात करें 18 जुलाई की तो मंडेला दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 जुलाई को। जबकि 12 जुलाई को मलाला दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, जैसे मंडेला, नेल्सन मंडेला की एक बुक है जिसका नाम क्या है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी बुक है। जबकि यूसुफजई मलाला की बुक का नाम क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड जो है ये इनकी बुक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को वैश्विक मान्यता किस संस्था के द्वारा दी गई है? अब ये तो आपको पता है कि ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। लेकिन ये मान्यता कौन सी संस्था देती है? तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ लीडर जो है इस संस्था के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, इस संस्था ने इसका क्या किया है? डिसीजन किया है। जबकि भारत में 2011 से ही ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कोयम्बटूर जो हैं यहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस राजा सप्पति। ठीक है, डॉक्टर एस राजा सप्पति जो हैं इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था और इन्होंने ही इस डे की शुरुआत की थी। जबकि हम लोग बात करें कि प्लास्टिक सर्जरी जो होती है इसके संस्थापक किसको माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत जो हैं इनको प्लास्टिक सर्जरी का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक सर्जरी दो प्रकार से होती है, टू टाइप से प्लास्टिक सर्जरी होती है। एक की यदि हम लोग बात करें तो यदि कोई ऑर्गन है उसको यदि वापस से ऐड करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई नुकसान हो गया है किसी ऑर्गन के अंदर तो वापस से उसे रीबिल्ड करना है, तो एक तरीका तो ये है। सेकंड है कि कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो रिपेयरिंग की जाती है, मान लीजिए आपको नाक पसंद नहीं है, ठीक है, आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नाक हमारा दिखे, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी जो की जाती है वो कॉस्मेटिक की कैटेगरी के अंदर आती है। चलिए बात करें हम लोग आगे। यहां आप लोग देख सकते हैं नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे टू बी सेलिब्रेटेड
सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे ऑन 15th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ लीडर जो है इनकी द्वारा इस डिसीजन को लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर एस राजा सप्पति जो हैं इनकी द्वारा 2011 के अंदर इसको शुरू किया गया था। हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा किस स्थान पर सोलर पार्क बनाया गया है, तो रण ऑफ कच्छ जो है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है उसको स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी का ये टारगेट है कि 2022-32 तक 60 गीगावाट जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको डेवलप करना है। और इसीलिए एनटीपीसी जो है वो बार बार क्या करती है, नए नए सोलर प्लांट का स्थापन करती है। जैसे जो रण ऑफ कच्छ है वहां पर 4750 मेगावाट का ये जो प्लांट है वो स्थापित की जाएगा। रिसेंटली आपको पता होगा कि लद्दाख के अंदर भी एक स्थापित किया गया था एनटीपीसी के द्वारा। अभी अब उसको हम लोग देखेंगे। यहां आप लोग देख सकते हैं एनटीपीसी टू बिल्ड कंट्रीज लार्जेस्ट सोलर पार्क इन रण ऑफ कच्छ। चलिए, रिसेंटली आपको पता होगा कि एनटीपीसी के द्वारा लद्दाख के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस राज्य में उत्तर पुरा पाषाण काल के गुफा चित्रों की खोज की गई है, तो हरियाणा के अंदर ये की गई है। और हरियाणा के जो अरावली रेंजेस हैं, देखिए अरावली रेंजेस जो हैं वो फैली हुई हैं गुजरात के अंदर, गुजरात से फिर राजस्थान और फिर राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा। तो यहाँ पर हरियाणा जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पत्थर पर एक जानवर की आकृति, माना जा रहा है कि या तो गिलहरी की है या फिर एक कोई जो हिरण होता है उसकी ये पेंटिंग है। तो जो दिल्ली के बाद हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर जो अरावली रेंजेस है वहां पर ये पैलोथिक जो केव्स पेंटिंग है वो मिली है। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट है वहां पर अरावली रेंजेस स्थित हैं जो कि क्रॉस करती हैं किसको, ये क्रॉस करती हैं राजस्थान को। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये है कौन सी, ये है अरावली रेंजेस। तो अरावली रेंजेस दोनों तरफ से तो काफी इनकी ज्यादा विड्थ है, लेकिन राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अजमेर जहां पर इसकी सबसे कम जो विड्थ है वो पाई जाती है। ठीक है, चलिए, देश का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो गुरुग्राम के अंदर पहला ग्रेन एटीएम। तो ग्रेन क्या होता है, जैसे कोई अन्न है, तो अन्न जो है उस एटीएम से ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जॉन शेफर्ड जो थे इन्होंने 80s के अंदर, जहां तक मुझे याद आ रहा है 80s 93 एग्जैक्ट सन आप लोग जरूर देखिएगा, जॉन शेफर्ड के द्वारा एटीएम का आविष्कार किया गया था। और अब मान लीजिए कि एटीएम में पैसे की जगह कोई ग्रेन निकले, चावल निकले, अन्न निकले, तो उसे हम लोग कहेंगे ग्रेन एटीएम। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो जो भी आपकी राशन कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर जब फीड की जाएगी, तो जो भी आपका ग्रेन है जिस भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो वो क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ऐसा एटीएम जो है वो गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून निर्मित करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आसाम जो है इसके द्वारा मवेशियों को, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 48 पढ़ा होगा, तो वहीं पर जो है इस कानून के मतलब जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा की बात की जाती है डीपीएसपी के अंदर। और इसीलिए असम सरकार के द्वारा यहाँ पर कानून निर्मित किया गया है और ऐसा निर्मित करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य है। आप लोग को पता होगा रिसेंटली रायमोना छठा और दिहिंग पटकाई जो है वो नेशनल पार्क अनाउंस किए गए थे, कहां के, असम के। तो आप लोग इसको जरूर से याद रखिएगा। रिसेंटली आपको पता होगा कि विधवाओं के लिए 2.5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है कोविड-19 के दौरान वो भी असम सरकार के द्वारा दी जा रही है। यहाँ आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी कैटल्स हैं, कैटल बिल जो है वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है असम के अंदर। देखिए असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर माजुली द्वीप है, माजुली आइलैंड है, और वो धीरे धीरे जो है वो पानी में डूबता जा रहा है। राजेंद्र विश्वनाथ जो हैं वो किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, ये 28वें राज्यपाल बने हैं। किसके, हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल क्या किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, देखिए अपॉइंटमेंट जो है वो तो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो ऑथ शपथ जो दिलाई जाती है वो संबंधित हाई कोर्ट के जो राज्य है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, चीफ जस्टिस, वो इनको शपथ दिलाते हैं। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को कहा था कि ये एक ऐसा तोता है जो कि सोने के पिंजरे में कैद है।
चलिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इंडिया जो है वो 2026 के अंदर मेजबानी करेगा। बृहस्पति ग्रह से जुड़े जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह लिखा हुआ है, के लिए नासा ने अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये इसका पहला मिशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इनको आप थोड़ा देख लेना। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट कौन सा रहेगा? ल्यूसी मिशन जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ल्यूसी मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और जितने भी जुपिटर के जो सैटेलाइट हैं उसके साथ में यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में पाए जाते हैं? जैसे सबसे पहला होता है बुध ग्रह, उसके बाद में होता है फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो भी एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहां पर ल्यूसी जो है इसका अध्ययन कर, ल्यूसी जो है ये मिशन जो है वो भेजा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जुपिटर, यहाँ पे अर्थ से इसको लॉन्च किया गया है और जुपिटर पर इसको भेजा जाएगा। तो जुपिटर के लिए एक जूनो मिशन भी आप लोग को पता होगा कि जूनो मिशन जो है वो भी 4 जुलाई 2016 को क्या किया गया था? नासा के द्वारा उसको सक्सेसफुली छोड़ा गया था। चलिए, आज आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि दुनिया के 7 विकसित देशों में G7 ने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कितना निर्धारित किया है? तो दुनिया के 7 जो हैं 7 कंट्रीज, उन्होंने मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कितना निर्धारित किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे बता सकते हैं। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी विद आंसर्स, और क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग वहां से क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।